हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर बेटा। और मैं अमित पाल आपके लिए सीटेट पेपर हिंदी का लेकर के बेटा मैं आपके सामने आया हूँ। जो प्रैक्टिस पेपर है तो आप प्रैक्टिस पेपर को ज़रूर लगाइएगा, आपको पता चलेगा बेटा कि एटलीस्ट आपका जो ये प्रैक्टिस पेपर है किस तरीके का है और किस तरीके से आपने तैयारी की है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सभी सैम्पल पेपर आपको मिलते रहें। बेटा प्रैक्टिस पेपर जो मैं दे रहा हूँ आपको काफ़ी मेहनत के साथ तैयार हो रहा है और आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस पेपर है, आप अच्छे से मेहनत करिएगा। तो सारी चीज़ें हैं बेटा। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एटलीस्ट क्वेश्चन है क्या बेटा हमारा। जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम देखते हैं आपका हिंदी भाषा को लेकर के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा है कि चूहा बिल से बाहर निकला में से कौन सा कारक है। तो बेटा आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। अगर आपने कारक पढ़े हों, विभक्तियाँ पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा। तो चूहा बिल से बाहर निकला, इसको लेकर के अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से दूर होना हो पता चलता है वो आपका कारक कहलाता है। तो अपादान कारक होता है। चूहे का बिल से बाहर निकलने के कारण यहाँ अपादान कारक होगा, क्योंकि चूहा जो है वो बिल से दूर आ चुका है, बाहर निकल गया है। तो कौन सा कारक रहेगा आपका, अपादान कारक रहेगा। तो आपको पढ़ लेना है कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरीके से संप्रदान, अपादान, ठीक है, इस तरीके से। तो अपादान जो कारक होगा बेटा आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं कि जो उपसर्ग होते हैं वो आपका किसी भी शब्द के आगे लगाया जाता है और प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो अत्याचार यानी अगर आप देखेंगे इसको संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने से आपको पता चलेगा कि जो आपका अगर इसको संधि विच्छेद करें तो अति प्लस आचार बनता है, ठीक है, अति प्लस आचार से बनता है। तो जो हमारा आगे शब्द लगा है इसका मतलब वो अति लगा है, और अति आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, समझ आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है वो आपको देखना है। और बताया गया है कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकी लिबे को काल रचना पसारी है। तो उपमा और रूपक अलंकार पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा यमक और श्लेष, तीसरा उत्प्रेक्षा अनुप्रास, अनुप्रास और यमक। देखिए बेटा जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें अलंकार पूछा गया है। तो अलंकार की अगर मैं बात करूं तो इसमें अनुप्रास अलंकार तो है, क्योंकि बा वर्ड बार बार आ रहा है, बालधि, विशाल, विकराल, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये एक तो अनुप्रास तो इसमें रहेगा ही रहेगा। अब अनुप्रास के साथ कौन सा है, यमक तो नहीं है, यमक तो नहीं इसलिए नहीं क्योंकि ये तो हो नहीं सकते। अब अनुप्रास जरूरी है तो ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमारा यहाँ पर बावल बार बार आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति होती है वो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो यमक, अब बचे दो ऑप्शन, यमक में क्या होता है, दो वर्ड एक जैसे हों, दो वर्ड एक जैसे हैं नहीं, ये भी नहीं होगा, नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार आपका रहेगा जहाँ उपमेय और उपमान में बातें होती हैं। नेक्स्ट आता है, रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। जो रस होते हैं बेटा आपने रस पढ़े होंगे, करुण रस, वीर रस, ठीक है, इस तरीके से। तो जो रस होते हैं उनको उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रसों के बारे में होता है वो होता है विभाव, वही बताता है आपके इसके बारे में कि वो क्या उद्दीपित करने वाली सामग्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा आपका, जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है। देखिए बेटा इसमें बताया गया है जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, एक तरीके से लोग जहाँ मिलकर के रहें, एकता से रहें, वही आपका कौन सा है, संपत्ति नाना। जहाँ कुमति लोग रहते हैं, सुमति मतलब जहाँ अच्छी मति के लोग रहते हैं, वहाँ एक तरीके से सब संपत्ति है, और जहाँ कुमति के लोग रहते हैं विपत्ति ही आती है। पद में कौन सा रस है, सबसे पहला करुण रस बताया है, भयानक रस, श्रृंगार रस और शांत रस। तो मैं आपको बता दूं बेटा सबसे पहले कहना चाहता है कि अगर आपके अंदर सुमति है तो आपके अंदर एक तरीके से सभी तरह के सुख आचार्य मिलेंगे, यानी शांत रस की यहाँ बात कही गई है, शांत रस इसमें बताया गया है। उसके बाद इसमें आता है आपका कि हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है वो चीज़ हम देखेंगे। शुद्ध वाक्य में देखो इसमें शुद्ध पहला बोला गया है कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी।
दूसरा, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। तीसरा, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे। बिंदी का भी ध्यान बेटा, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन एक सा लग रहा होगा, लेकिन लास्ट में बिंदी का भी ध्यान है। ठीक है, तो कौन सा सही है? कौन सा सही है? राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे, ये तो हो नहीं सकता। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा, ये भी अजीब सा लग रहा है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, ये बात सही है क्योंकि लिखने में ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव होगा। महा प्लस उत्सव, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, महा प्लस उत्सव आपका होगा। संधि विच्छेद आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो महा प्लस उत्सव, महो उत्सव नहीं, महा उत्सव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में कौन सा समास है बेटा? तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत नंबर आए, चौमासा आए, तिराया आए, ठीक है, इसके बाद आपका कोई भी नंबर आता है, जैसे कि शतांश आता है, सतयुग आता है ना। तो ये जो सतयुग हैं, चौमासा है, चौराहा है, तिराया है, ये सब किस में आते हैं? द्विगु समास में। क्योंकि द्विगु समास एक ऐसा समास है जिसके पहले आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई भी संख्या मिलेगी, 1 2 किस तरीके से, एकादश है, द्वादशा, तो इसमें कौन सा समास रहेगा? द्विगु समास। ये आपको ध्यान रखना है। द्वंद्व वाले समास में आपको अलग से मिलेगा, और जैसे सुख और दुख, इस तरीके से आपको मिलता है, आना और जाना, ये हमारा द्वंद्व समास होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फिलहाल कि जिसमें नंबर आए वो आपका कौन सा समास है? द्विगु समास होता है। ठीक है, उसके बाद 39 क्वेश्चन आपका आता है। 39 क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो भाषा वाले शिक्षक में नहीं होनी चाहिए? व्याकरण का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। सुंदर लेख, हिंदी का टीचर है, बिल्कुल होना चाहिए। विषय और मूल्यांकन विधि आनी चाहिए। रसायनों से उसका कोई मतलब नहीं है, उसे रसायन से कोई मतलब नहीं है, क्या हो रहा है केमिस्ट्री में उसे कोई जानने की इच्छा नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4 हुआ, क्योंकि भाषा शिक्षक में ये चीज़ जरूरी नहीं है, ये चीज़ें विज्ञान शिक्षक में होना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गद्य शिक्षण में कठिन निवारण होता है वो किया जाता है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, या उपरोक्त सभी। देखिए, आप कोई भी कठिनाई का निवारण करेंगे चित्र दिखा के भी कर सकते हैं, आप वस्तु को प्रत्यक्ष दिखा के कर सकते हैं, मॉडल दिखा के कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका होगा सही आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, बताइए, जिससे छात्र सरलता से समझ सकें, जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वादों से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका, वो ये उपयोगी नहीं होगा, बाकी सब उपयोगी होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी भाषा और साहित्य भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हरदेव बहारी। तो बेटा, जो हिंदी भाषा और साहित्य है इसके लिए जो लेखक हैं हमारे, वो डॉक्टर हरदेव बहारी हैं। हरदेव बहारी ने लिखा है हिंदी भाषा और साहित्य। ठीक है, ये आपको समझना है, कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? भाषा कब सीखी जाएगी सही? पहले भाषा आप सुनोगे बेटा, ठीक है, पहले भाषा आप सुनोगे, फिर बोलोगे, फिर पढ़ोगे, फिर लिखोगे। ऐसा तो नहीं पहले लिख लोगे आप, जब पहले बोलोगे, पहले भाषा आप सीखोगे भाई कैसे बोले जाते, पहले आपको सुनना पड़ेगा, फिर आपको बोलना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हुआ आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका इसमें लेखन से संबंधित क्या नहीं है। तो लेखन से संबंधित क्या नहीं है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें बताया गया है कि पहला है बैठने का उचित ढंग, दूसरा शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज़ की दूरी। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 2 शुद्ध उच्चारण।
ये लेखन से संबंधित नहीं है। उच्चारण तो बोलना आता है ना, तो उच्चारण से दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 45 क्वेश्चन पर आते हैं। और 45 क्वेश्चन कहता है कि या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहुपुर को तज डारो, किसकी पंक्ति है बेटा? या लकुटी अरु कामर या पर मतलब कृष्ण भगवान का वर्णन किया गया है, तो किसने किया है वर्णन? सूरदास ने, नंददास ने, रसखान ने या मीराबाई ने? तो ये आपने भी पढ़ रखा है, ये रसखान की कविता है, रसखान की एक पंक्ति है कि या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहुपुर को तज डारो, आठव सिद्धि नव निधि नंद की गायें चराए विसार। ठीक है, ये पूरा श्लोक एक तरीके से पंक्तियाँ हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। रसखान जी ने ये बताया है आपको, रसखान द्वारा ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 आपका आता है, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा मतलब सही है? वरदान रजवाड़ों के दासियों की समस्याओं पर आधारित है। सेवा सदन गणिका समस्या विवाह से संबंधित है। ठीक है, प्रेमाश्रम कृषक जीवन की समस्याओं पर है। और कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर है। आपने उपन्यास पढ़े हैं बेटा? कहाँ पढ़े होंगे आपने? तो अभी तो पता ही नहीं है कि कौन सा उपन्यास क्या है। बेटा मैं आपको बता दूं कि जो असंगत है, जो वरदान है वो सही है, रजवाड़ों के बारे में बताता है। सेवा सदन गणिका समस्या विवाह से संबंधित है। तीसरा प्रेमाश्रम, जो प्रेम आश्रम है या प्रेमाश्रय है उपन्यास, वो कृषक जीवन की समस्याओं पर नहीं है, वो जबकि ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर है। ठीक है, तो वो गांव की समस्या पर है, ना कि कृषक जीवन की। तो यही आपका असंगत है। बाकी आपका कायाकल्प भी ठीक इसमें दिया है। तो असंगत हमसे पूछा था, असंगत, तो हमने असंगत आपको बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट? बेटा आचरण की सभ्यता के जो राइटर हैं आपको मैं बता देता हूँ, सरदार पूर्ण सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार पूर्ण सिंह जो हैं आपके इसके आचरण की सभ्यता के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन में मज़ा आ रहा है, तो सेशन को आप शेयर ज़रूर कर दें ताकि और बच्चों के पास ये पहुंच जाए। और ये प्रैक्टिस पेपर बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप करते हैं तो कितना फ़ायदा आपको मिलेगा, ये तो आपका एग्ज़ाम बताएगा, क्योंकि आप जितनी तैयारी के साथ जाओगे उतना अच्छा आपके लिए है। ठीक है बेटा, अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को बेटा लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको CDP का मैं भी प्रैक्टिस पेपर आपको देता रहता हूँ बेटा। 4 पेपर हम दे चुके हैं, 5वां पेपर हमारा कल पहुँचेगा आप तक। अभी फ़िलहाल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, विरासत शब्द का क्या अर्थ है? कहते हैं ना ये चीज़ हमको विरासत में मिली है। तो पहला ऑप्शन है, प्रकृति से प्राप्त होती है विरासत, पुरखों से प्राप्त होती है, मित्रों से, मूल्य देखकर। ये क्वेश्चन तो आप भी बता सकते हैं भाई, सोचो ज़रा, ऑप्शन तो लगाओ अपने मन से, पता चलेगा फिर। कहते हैं ना ये चीज़ हमें विरासत में मिली है। कोई बड़ा बच्चा हो, कोई काम कर रहा हो, तो कहते थे ये तो इसको विरासत में मिल गई, इसलिए इसको ये ख़राब कर रहा है। तो प्रकृति से मिलती है बेटा विरासत, या पुरखों से मिलती है, जो हमारे पूर्वज होते हैं। और मित्र तो इतने अच्छे हैं नहीं, खैर कि दे देंगे, कहीं कहीं मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, कुछ मित्र बहुत अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है बताओ, जल्दी सोचा करो, फटाफट सोचिएगा। ऑप्शन नंबर 2, पुरखों से प्राप्त होती है। क्या होती है? पुरखों से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद आता है, निर्बल का विलोम शब्द क्या होगा? निर्बल का विलोम शब्द क्या होगा? सुदृढ़, सबल, बाहुबली या समुन्नत? निर्बल का विलोम क्या होगा? तो निर्बल का विलोम होता है, निर्बल मतलब होता है एक तरीके से कमज़ोर, और सबल का मतलब होता है बल के साथ। वो निर्बल है मतलब बिना बल के है, अभी बल के साथ है, तो सबल इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? प्रथम मौलिक उपन्यास, ये ध्यान रखनी ये बात है। प्रथम मौलिक उपन्यास, नूतन ब्रह्मचारी, तितली, त्यागपत्र या परीक्षा गुरु? बताइए जल्दी। तो बेटा श्रीनिवास के द्वारा ये लिखा गया था, और श्रीनिवास ने बताया था कि जो परीक्षा गुरु है, याद रहेगा, परीक्षा में बैठे हो और परीक्षा में गुरु बनने जा रहे हो, तो ये ध्यान रखना, पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। और ये किसने बताया था? श्रीनिवास ने। ठीक है, श्रीनिवास ने 1882 में बताया था बेटा, 1882 में श्रीनिवास। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे इनका,
श्रीनिवास आपको नाम ध्यान रखना है, श्रीनिवास, ठीक है। तो ये आपको नाम ध्यान रहेगा, श्रीनिवास के द्वारा बताया गया था। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तद्भव। तद्भव जो पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? तद्भव जो नाम की पत्रिका है, एक तो तत्सम तद्भव शब्द होते हैं, लेकिन इस पत्रिका भी आती है बेटा जो बनारस से, दिल्ली से, लखनऊ से, जबलपुर से। तो ध्यान रखना है आपको, ये लखनऊ में आपकी पत्रिका प्रकाशित होती है तद्भव नाम की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है बताइए? कटहल है, कड़वा है, काष्ठगृह है, ये कंठफल है। अब मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे क्या लगाने जा रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे लगाएंगे कटहल को, और कटहल हो जाएगा आपका गलत। कटहरा मतलब होता है काष्ठगृह। क्या होता है? काष्ठगृह, ये आपका सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? अंधेरा, प्रकाश, रात्रि या चंद्र? बताइए जल्दी बेटा। जो तद्भव शब्द होते हैं एक तरीके से संस्कृत वाले जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अंधेरा जो है वो तद्भव शब्द है, अंधेरा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अंधेरा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन आता है आँख एक नहीं कजरोटा 10-10। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आँख एक नहीं है और कजरोटा 10-10, इसका मतलब क्या है? व्यर्थ आडंबर रचना, आँख में काजल लगाना, आँखों की देखभाल करना है, लाइलाज बीमारी। बताइए बेटा, जल्दी सोचा करिए। व्यर्थ में किए गए आडंबर के लिए आँख एक नहीं कजरोटा 10-10 प्रयोग किया जाता है। कि आप जो हैं व्यर्थ में आडंबर रचाते हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मैं ये कर दूंगा, मैं उसको बुला के ले आऊँगा, मेरी सीएम से पहचान है। तो ये आप कुछ नहीं है, आपकी कोई भी आँख नहीं है और आप कजरोटा 10-10 जगह फेंकते हैं, तो ये व्यर्थ का आडंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा? रात, बात, गीत, मात या गीत? कई रात, बात, गीत या मात? पुल्लिंग शब्द बताना आपको, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो रात, बात और मात। रात, बात और मात ये आपको स्त्रीलिंग है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है? आपके स्त्रीलिंग है। लेकिन गीत जिसको आप सोच रहे थे स्त्रीलिंग है, वही आपका पुल्लिंग है। कई बार आपके मन के विपरीत ही आंसर होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संख्या कौन है? राम, सुरेश, निर्वाह या मित्रता? बताइए। तो मित्रता इसमें क्या है आपका? भाव। उसका भाव क्या था कि ये मेरा मित्र है, इसलिए उसने उसको भाववाचक संख्या में रखा। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है? बताइए। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक या परिणाम? संख्या तो है नहीं, संख्या आती तो पता चल जाती, ठीक है। इसी सर्वनाम, सर्वनाम बता रहा है कि सर्वनाम ही बताता है जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग होते हैं। तो इसमें आपका विशेषण इसी शहर को हम बता रहे हैं, तो ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य किस चीज़ का उदाहरण है? सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का या आज्ञावाचक वाक्य का? बताओ। पिता उसे आज्ञा दे रहे हैं या उसे इच्छा है उनकी, यह मिश्र है। पिता ने समझाया तो जोड़ दिया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। फंस जाओगे आप बेटा एग्जाम में। आप आज्ञावाचक पे लगा दोगे पिताजी हैं, सम्मान करोगे, लगा देना चाहिए आज्ञावाचक, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? कृतज्ञ मैंने वीडियो में और भी बताया था आपको कि जो उपकार को मानता हो, जो किए हुए उपकार को मानता हो, वही होता है किए हुए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ होता है, और जो ना माने बेटा उसको कृतज्ञ बोलते हैं, उसको कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कृतज्ञ बोलते हैं उसको। समझ में आ रही है बात? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा आपका वो केवल कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका किए हुए उपकार को मानने वाला, ठीक है। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? श्रृंगार,
श्रृंगार ही लिखे हैं सब, लेकिन सही कौन सा है वो आपको पहचानना है। तो जो फर्स्ट वाला लिखा है बेटा वही श्रृंगार सही लिखा है, ठीक है, बाकी सब में गलती है। समझ रहे हो, इसमें पूरा श्रेय बना दिया, अलग अलग बिंदियों की भी मिस्टेक है। तो ये था बेटा हिंदी का प्रैक्टिस पेपर आपका। आप अच्छे से मेहनत करो बेटा, खूब दिल लगा के मेहनत करिएगा, पढ़िएगा। और अगर आपको लगता है कि भाई सेशन अच्छा है तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें। बेटा बहुत मेहनत के साथ पेपर लाता हूँ आपके लिए, आप इसको जितना हो सकता है शेयर करिएगा। आपका अपना चैनल है टारगेट प्लस बेटा, खूब आप लोगों का प्रेम ही हम लोगों को आगे चलता है लेकर के, हमें मोटिवेट करता है। और हम भी आप लोगों के लिए लगे रहते हैं तैयारी कराने के लिए कि आपका पेपर अच्छा हो, सीटेट आपका क्लियर हो। यही विनती है, यही प्रार्थना के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं बेटा। खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है एंड अपना ध्यान रखना है। तब तक के लिए टेक केयर।